Good morning, students. Today we will be reading the next mode of heterotrophic nutrition, that is the holozoic nutrition. ठीक है, यहाँ पर we will only look at the steps that are involved. इसके बाद we will read plant, तो उसके बाद फिर अपन डाइजेशन पढ़ेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा. अभी सिंपल आप सबने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में. Holozoic nutrition is that kind of nutrition where solid food is taken in, okay, then it is digested in the body, then it is absorbed in the body, then it is assimilated, and then the waste is excreted out. तो केवल 5 स्टेप याद रखने हैं. नंबर 1 is ingestion. Ingestion, as the name applies, taking in food with the help of टेम्पररी माउथ और परमानेंट माउथ. अब जैसे मेरा माउथ परमानेंट है, बट अम्बा के पास परमानेंट माउथ नहीं है, उसके पास टेम्पररी माउथ है ना. तो सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन. बन जाएंगे इंजेक्शन सबसे टेकिंग इन फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी और परमानेंट माउथ. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेकेंड स्टेप क्या होता है? Now the food that has been taken in, it is digested. अब what is digestion? Simple शब्दों में digestion is breakdown of complex molecule into simpler molecule. तो digestion जो reaction है या जो भी process है, इसमें food का breakdown होता है complex molecule से simple molecules. ठीक है. So digestion में क्या होता है? breakdown of food होता है. ठीक, अपनी बॉडी में 2 जगह डाइजेशन होता है. पहला है स्टमक. स्टमक मतलब माउथ से ही शुरू हो जाता है, थोड़ा माउथ में होता है, फिर स्टमक में, और मैक्सिमम डाइजेशन अराउंड 70% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, स्टमक और माउथ में पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. दैट वी विल रीड व्हेन वी विल स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. ठीक, थर्ड स्टेप है absorption. Absorption कहाँ पे? Absorption मतलब whatever the breakdown food or the digested food is, now it is absorbed by different cells of the body. ठीक है, absorption सबसे पहले start कहाँ पे होता है अपनी बॉडी में? Small intestine में. तो digested food is absorbed in small intestine. वहाँ पे finger like projection होते हैं, villi होते हैं, अपन read करेंगे आगे. तो absorption means absorbing the breakdown food and transferring to different body cells. ठीक है, वो absorption होता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा हुआ? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना मतलब अपना हिस्सा बना लेना, उसका प्रयोग कर लेना, एंड टू मेक अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ. जैसे चाइना ने अभी इंडिया का फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का एरिया पूरा एसिमिलेट कर लिया, कैप्चर कर लिया, वो उसका हो गया. अब वो वहां से हटेगा नहीं. ठीक है, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी. तो दैट इज एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल. सेल के अंदर क्या होता है? रेस्पायरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है. फर्दर क्या मिलती है? एनर्जी. अब उस एनर्जी से अपन डिफरेंट वर्क कर सकते हैं. तो एसिमिलेशन में जनरली क्या हो गया? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, या जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, और वो अपनी बॉडी का हिस्सा बनता है. ठीक है. अच्छा, ब्रेकडाउन हो ये जरूरी नहीं है, जैसे प्रोटीन भी है, डाइजेस्टेड हो गया प्रोटीन, अब प्रोटीन ने मेरी बॉडी में कहीं चले गए और मेरी बॉडी में प्रोटीन लग गया फॉर ग्रोथ पर्पस और रिपेयरिंग पर्पस. तो एसिमिलेशन मतलब जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, या ग्रोथ के लिए, या रिपेयर के लिए, या मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, तो वो होता है एसिमिलेशन. फैट का यूज करते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, प्रोटीन का करते हैं. तो वो हो गया एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब जो भी डाइजेस्टेड पार्टिकल हैं, वो आपकी बॉडी जब उसको यूटिलाइज करती है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और लास्ट जो आपका फाइनल पार्ट है, दैट इज
इजेशन। ध्यान रखना, मैंने एक्सक्रीशन नहीं लिखा है, मैंने इजेशन लिखा है। इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड होता है वो रिमूव हो जाता है, उसको अपन इजेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन में जनरली जो वेस्ट निकलते हैं वो या तो लिक्विड रहते हैं या तो गैशियस रहते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू द वॉशरूम इन द मॉर्निंग, है ना, पॉटी करने जाते हो, तो दैट इज इजेशन। बाकी जब आप परस्पायर कर रहे हो, पसीना निकल रहा है, CO2 रिलीज कर रहे हो, ये सब एक्सक्रीशन में आता है। सुसु करने जाते हो ना, दीज ऑल कम अंडर एक्सक्रीशन। तो अगर लिक्विड वेस्ट है और गैशियस वेस्ट है तो वो एक्सक्रीशन, और अगर सॉलिड वेस्ट निकल रहा है तो वो इजेशन। ध्यान रखना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप चीज ध्यान रखना। इजेशन में सॉलिड वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीशन में लिक्विड और गैशियस वेस्ट, है ना। मैं CO2 एक्सपेल कर रहा हूँ, वो भी एक्सक्रीशन। आई एम एक्सपेलिंग आउट CO2 फ्रॉम माय बॉडी। So these are the 5 steps of Holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है, बहुत सिंपल है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। I hope it is clear to everyone. Clear है? So next topic that we are going to read is photosynthesis. Very important topic and it is asked in almost every exam. If you are going in the bio के लिए हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। सबसे बेसिक प्रोसेस सबने पढ़ा है कुछ। तो क्या पढ़ा है आपने फोटोसिंथेसिस में? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट सराउंडिंग, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं? They convert it into glucose plus oxygen gas is liberated, है ना। ये आपकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब वैसे तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है बहुत सिंपल पढ़ा है कि भाई इतना ही होता है और कुछ होता नहीं, बट इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आज अपन रीड करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन पूछ लिया फोटोसिंथेसिस की। सो इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड अपन कहां से ले रहे हैं? इट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, वाटर हैज बीन absorbed फ्रॉम द रूट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंबाइन टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, आता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहला CO2 चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया, CO2 कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? तो फ्रॉम द सराउंडिंग, एयर से। दूसरा क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? ग्राउंड से। कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट ऑफ द प्लांट। तीसरा क्या चाहिए? सनलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। सनलाइट कहां से मिलती है? या तो सन से या किसी आर्टिफिशियल सोर्स से। कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को? क्लोरो, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या आ जाता है? व्हाट आर द रिसोर्सेज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन रिसोर्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। बन जाएगा सवाल। और ये कई बार 3 नंबर का भी आ जाता है, इतना इजी क्वेश्चन है ना बोर्ड में, तो पता होना चाहिए। लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, water is absorbed by the roots from the soil, and sunlight is absorbed by the green color pigment called chlorophyll। तो ये बेसिक हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक दिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, स्क्रीन शेयर करके मैं लीफ का क्रॉस सेक्शन देख लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये इफ यू हैव योर बुक यू कैन ओपन इट। यहाँ देखो,
ये लीफ दिया है, ठीक है, मिडरिब है, देन उसके वेन्स हैं, लैमिना और लीफ ब्लेड है, जाइलम फ्लोएम है मिडरिब में, दे आर कॉल्ड द वस्कुलर बंडल। अपने को नीचे वाले डायग्राम से मतलब है। अब नीचे वाला डायग्राम देखो, सबसे ऊपर है वैक्सी क्यूटिकल, है ना। वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, इट इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ लीफ। और वैक्सी क्यूटिकल का मेन फंक्शन क्या है, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। नहीं तो जो अपर पार्ट है वो तो हमेशा सनलाइट को एक्सपोज रहता है, तो उससे वाटर हमेशा आपका एवेपोरेट होगा और पानी की कमी हो जाएगी। तो वैक्सी क्यूटिकल का ये फंक्शन हो गया। फिर अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो उसकी लेयर है, ठीक है, जैसे अपने में एपिथेलियम होती है वैसे उसमें एपिडर्मिस होता है। नाउ सी क्लोरोप्लास्ट इज देयर, एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट। अब नीचे देखो ये गार्ड सेल दिए हैं लोअर एपिडर्मिस में, दिख रहा है गार्ड सेल लोअर एपिडर्मिस में, है ना। दीज आर द गार्ड सेल्स। इफ यू लुक एट द गार्ड सेल, यहाँ पे ये गार्ड सेल्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट हैं। दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। एवरीबॉडी हैज रेड अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से इस डायग्राम में देखो, ऊपर स्टोमेटा नहीं दिया है, जो लीफ का अपर सरफेस है, जो इसका ये सेक्शनल डायग्राम है, ऊपर उसने स्टोमेटा नहीं दिया है ना। तो ऊपर स्टोमेटा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ऊपर स्टोमेटा नहीं है, ऊपर स्टोमेटा होते हैं, बट ऊपर स्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि अगर ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटा होंगे, पोर्स आपकी ऊपर होंगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, और जो आपकी वाटर है जो लीफ में वो सारा उड़ जाएगा, तो लीफ ड्राई हो सकती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है। तो अपर क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्टोमेटा कम क्यों है, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा रहता तो धूप से सारा पानी क्या होता, एवेपोरेट हो जाता, और प्लांट में पानी की कमी हो जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो लीव्स हैं अपर पार्ट में स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर पार्ट में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं लोअर पार्ट में, ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका कम हो सके, ज्यादा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कौन इतना ड्राइंग कर रहा है, चलो वेरी गुड। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे, नाउ सी, इतना क्लियर है सभी को। तो ये सवाल बन जाएगा कि वाई अपर पार्ट हैज लेस स्टोमेटा and lower part has more stomata. It is because we want to reduce the rate of transpiration. तो अगर ये आपकी लीफ है, मान लो कोई भी, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, तो ऊपर स्टोमेटा कम होंगे, नीचे स्टोमेटा ज्यादा होंगे। ध्यान रखना, नेचर ने या भगवान ने या अल्लाह ने या ईश्वर ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है ना। मतलब इस सृष्टि का निर्माण ही इतने उससे हुआ है, ज्यादा कॉन्शियसनेस या लॉजिक के साथ, कि आप कह ही नहीं सकते। तो इफ यू वांट टू फाइंड लॉजिक, तभी आप इलॉजिकल हो जाओ। गो एंड सर्च फॉर थिंग्स इन नेचर, नेचर इज वेरी लॉजिकल, कोई भी चीज फालतू नहीं है, एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक। ऊपर स्टोमेटा कम है, नीचे स्टोमेटा ज्यादा है, क्यों कम है, ताकि जरा ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक। तो ये अपना लीफ के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखो फोटोसिंथेसिस का, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस करके मैं लिखवा दूंगा, अभी परेशान होगा सर आपने बैलेंस नहीं किया। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई कि ये होता है वो होता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, बट होता कैसे, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन चीज पे। Photosynthesis has been divided in two parts. One is the light reaction and other is the dark reaction. पहले अपन पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब नाम ही है लाइट रिएक्शन, मतलब इट विल ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है।
तो इसके लिए लाइट जरूरी है. इट विल ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब देखो होता कैसे. क्लोरोप्लास्ट सबने पढ़ा है ना, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वहां बना भी है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर थाइलाकॉइड के सेल होते हैं. कौन से सेल होते हैं? थाइलाकॉइड. और ये बहुत पतले पतले होते हैं और ये लेयर्स में एक के ऊपर एक ऐसे जमे रहते हैं. ठीक है. थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, किसमें? मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्लोरोफिल. थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्लोरोफिल. तो ये एक सिंगल थाइलाकॉइड है और जब ये बहुत सारे ऐसे जम जाते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्राना. ये सिंगुलर है और ग्रानम प्लूरल है. ठीक है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसको अपन ग्राना बोलते हैं. फिर क्लोरोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म होता है. इसके साइटोप्लाज्म को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. नाम बस याद करने वाले. ये आपका क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में आपके थाइलाकॉइड है. जब थाइलाकॉइड लेयर फॉर्म कर लेते हैं उसको बोलते हैं ग्राना. अगर कई सारे होंगे तो ग्रानम. क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. इतना क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. ये तो बस नाम याद करने वाला है. थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या है? क्लोरोफिल. अब सबसे पहला इवेंट क्या होता है लाइट रिएक्शन में? ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा. ठीक. अब जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है. ठीक है. वो एनर्जी क्लोरोफिल को मिलती है. तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं. ठीक है. मैंने बताया था कहीं भी आप एनर्जी दो किसी भी केमिकल को या कुछ, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे और चल पड़ती है ईटीसी. ईटीसी कोई चैनल का नाम नहीं है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. स्टेप बाय स्टेप देखो, बहुत इजी है. अभी तक सबको क्लियर है? अभी तक मैंने जितना बताया बायोलॉजिकल नेम एंड एवरीथिंग. नाउ सी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेनिंग एनर्जी. अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहला काम क्या करते हैं? आपने 9th में पढ़ा था एटीपी और एडीपी. सबसे पहला काम क्या करेंगे? एडीपी होता है एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट. स्ट्रक्चर में इसका बना था बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फोरस के आपके आयंस प्रेजेंट. अब जो पहला काम है ईटीसी का, इसमें एनर्जी है. ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस को ताकि ये इस एडीपी से जुड़ जाए और क्या बना ले? एटीपी. एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और जो एनर्जी होती है, ध्यान रखना, एनर्जी कहाँ पे होती है? इस फॉस्फोरस और एडीपी के बीच जो बॉन्ड बना है वहीं पे एनर्जी स्टोर होती है. अब मैंने अपना ये हाथ ऐसे मूव किया, एटीपी लगा, तो जब एटीपी यूज होगा तो तब ये बॉन्ड टूटता है. जब बॉन्ड टूट जाता है एनर्जी रिलीज होती है और मैं काम कर पाता हूँ. तो जो एनर्जी होती है वो किसके बीच होती है? बिटवीन दिस फॉस्फोरस एंड द बॉन्ड इन द एडीपी. ठीक है. ये ध्यान देना. क्लियर है अभी इतना? तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन कंबाइनिंग वन फॉस्फोरस एटम टू द एडीपी. और क्या बनता है? एटीपी. एनर्जी कहाँ पे होती है? इन बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फोरस एंड एडीपी. तो ये पहला इवेंट हो गया लाइट रिएक्शन का. लाइट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? एटीपी. अब ये एटीपी बाद में इस्तेमाल होगा कहां पर? डार्क रिएक्शन में. अपन आगे देखेंगे. अब देखो दूसरी चीज जो होती है
वो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ध्यान रखना, मैंने बताया था बायो में दो शब्द होते हैं, एक है जेनेसिस, एक है लिसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। मैंने कहा ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो यहाँ फोटोलिसिस हो रहा है मतलब ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसका फोटोलिसिस हो रहा है? वाटर का। अब जब वाटर का फोटोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे और हाफ ऑक्सीजन। ये हो गया वाटर का फोटोलिसिस। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ऑक्सीजन निकला है ना, यही ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्लांट लिबरेट करते हैं। तो एक सवाल आता है 1 नंबर का, ये नीट में भी सवाल आता है, जो आपके डॉक्टरी वाले एग्जाम होते हैं, कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन किस कंपाउंड से आती है? तो किस कंपाउंड से आती है? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो अगला स्टेप क्या हुआ लाइट रिएक्शन में? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मतलब वाटर आपका ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। यही ऑक्सीजन प्लांट अपने को देते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिल रही है वो कहां से मिलती है? पानी से मिलती है। ठीक है, तो पानी बहुत जरूरी है। इतना क्लियर है अभी तक? ऑक्सीजन मिलती है। अब देखो, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हाइड्रोजन का, क्योंकि देखा जाए प्लांट कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? CO2। और बनाते क्या हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। तो भाई कार्बन ऑक्सीजन तो है इसमें, ऐड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। तो ये जो पानी ने हाइड्रोजन छोड़ा, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अपन देखेंगे आगे कैसे। इतना क्लियर है सभी को यहां तक? अब ये लाइट रिएक्शन ही चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ABC। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब एक कंपाउंड होता है, ये प्लांट में इनबिल्ट होता है, इसको बोलते हैं NADP+। क्या बोलते हैं? NADP+। इसका फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बायो में जिसको नाम याद होंगे वो उतना अच्छा बायो में बनेगा। ठीक है, नाम आपका NADP+ क्या है? निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नाम याद, फुल फॉर्म याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो, ये जो 2H+ हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे जाते हैं, और आपका बनता है NADPH2। क्या बनता है? NADPH2। ये हाइड्रोजन एटम इससे जुड़ गए। ये हाइड्रोजन एटम कहाँ से मिले थे? पानी से। तो पानी बहुत जरूरी है। एक तो पानी ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या दे रहा है? पानी हाइड्रोजन दे रहा है जो NADP से जुड़ रहा है। और क्या बनाता है? NADPH2। इसका दूसरा नाम है रेड्यूसिंग पावर। क्या नाम है NADPH2 का? रेड्यूसिंग पावर। अपन ने रिडक्शन पढ़ा था ना? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? तो ये रेड्यूसिंग पावर, या ये कह सकते हो कि ये रेड्यूसिंग एजेंट है। ये आपने जब भी रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन दे देगा। किसको हाइड्रोजन दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों देगा? ताकि वो ग्लूकोज बना सके। तो ये सारे इवेंट होते हैं लाइट रिएक्शन में। फिर से एक बार देख लो, व्हाट इज लाइट रिएक्शन? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या होता है? जैसे क्लोरोफिल आपका लाइट एब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, और क्या चालू होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोवाइड्स एनर्जी
to the phosphorus atom in order to attach itself to the ADP molecule and it forms ATP. ठीक, एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, इनके बीच जो केमिकल बॉन्ड होता है उसी में एनर्जी स्टोर होती है। फिर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ चली जाती है, हवा में उड़ जाती है। अब ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं NADP+ से। NADP क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और क्या बनाते हैं, NADPH2। इसका नाम है रेड्यूसिंग पावर या एक रेड्यूसिंग एजेंट है जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो ये होती है लाइट रिएक्शन। क्लियर है इतना सभी को, लाइट रिएक्शन। Now we will move on to the dark reaction। अच्छा एक चीज और, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, थाइलाकॉइड या ग्राना में होती है। कहाँ पे होती है, इट टेक्स प्लेस इन द ग्राना। एक वर्ड और ऐड कर लेना, इट टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड और ग्राना। लाइट रिएक्शन होती है ग्राना में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बहुत इजी है, एक लाइन का है बस। एक्चुअली देखो फोटोसिंथेसिस बहुत वास्ट है, अभी मैं इसमें कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, जो 12th में है या जो 11th में, मुझे नहीं पता किस क्लास में बायो में, बट अभी मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए कि मैं उतना डीप आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोग ये जूम मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप भाग जाएं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। अब देखो बेटा, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि अरे डार्क रिएक्शन है मतलब अंधेरे में होती है। इसका मतलब ये नहीं अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब चाहे लाइट हो ठीक है, चाहे लाइट ना हो तो भी, जैसे होता ना कुछ लोग की शादी हो जाए तो भी ठीक है, शादी ना हो तो भी ठीक है ना, ऐसे ही लोग जी लेते हैं। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में लाइट है या लाइट, मतलब ये दिन में भी हो सकती है रात में भी होगी, लाइट की इसको जरूरत नहीं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज है, ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या था, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोफिल, और सॉरी क्लोरोप्लास्ट। अरे यार स्पेलिंग का बड़ा नाटक है मेरे साथ, स्पेलिंग पता नहीं भूल जाने वाले को क्या बोलते हैं, कोई बीमारी होती है मेरी, वो मेरे को है बीमारी, मैं बहुत सारी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। क्या है कि इंग्लिश पे कभी ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, तो पहली चीज है इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब दिन में भी हो सकती है रात में भी। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है, इसमें क्या होता है, CO2 किससे रिएक्ट करता है, NADPH2 से। ये आपका क्या है, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको क्या दे देगा, हाइड्रोजन, और फाइनली क्या बन जाता है, C6H12O6। तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, ये जो NADPH2 बना था, ये कहाँ बना था, लाइट रिएक्शन में। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में। और फिर जैसे अपने ये दो हाइड्रोजन लूज करेगा, फिर से क्या बन जाएगा, NADP+ बन जाएगा ना, ये बन जाएगा NADP+, फिर से जाएगा लाइट रिएक्शन में, फिर से हाइड्रोजन गेन करेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा एक चीज और, भाई ये अपने आप तो आके नहीं जुड़ जाएगा ना, शादी होती है, रिश्ते जुड़ते हैं, शादी होती है तो नहीं वो शगुन का सामान लेके जाते हैं, और वो क्या सोने का हार वार लेके जाते हैं बहुत सारा शादी में, नहीं लड़कियों को देने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाला किसी को, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। तो भैया पैसा लगता है ना, ऐसे थोड़ी शादी हो जाती है। तो यहाँ भी जब रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP से।
ये एटीपी भी कहाँ बना था, लाइट रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बने थे वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो NADPH2 का इस्तेमाल हो गया, हाइड्रोजन जाके CO2 से जुड़ जाता है। इस रिएक्शन के होने में एनर्जी कौन देता है, ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जब ATP यूज होगा तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ATP फिर से बन जाएगा ADP, फिर से लाइट रिएक्शन में उसमें फास्फोरस ऐड होगा तो फिर से ATP बनेगा। तो सारी चीजें रिकंज्यूम या रीयूज होती रहती। तो डार्क रिएक्शन में CO2 रिड्यूस होगा NADPH2 से, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, NADP प्लस वापस बन जाएगा और यहाँ पे ATP वापस बन जाएगा। तो फाइनली आपका ग्लूकोज बन गया। अब ध्यान रखना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कितना लगता है, 18 ATP लग गया इधर और लगता है 12 NADPH2। इसका भी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर कैसे लगता है, जब आप बायो लोगे 12th में तो आपको जो भी आपके सर हैं वो पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कैल्विन साइकिल कोई बड़ी बात नहीं है, बट पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आज के लिए इतना काफी है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे अपन, बस ये आप ध्यान रख लो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में 18 ATP और 12 NADPH2 लगते। ठीक, तो ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्लियर है, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, स्ट्रोमा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 से मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ग्लूकोज फॉर्म करता है, NADP प्लस वापस मिल जाता है और ADP वापस मिल जाता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में 18 ATP और 12 NADPH2 लगते हैं। क्लियर है बेटा इतना?